नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं बिप्लब कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। जैसा कि आप जानते हैं, पिछला एग्ज़ाम जो हुआ है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, मॉर्निंग और इवनिंग बैच में। तो आज हम देखेंगे कि ख़ास करके इवनिंग बैच में हिंदी साहित्य में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और इस सवाल को किस तरह आसानी से बनाया जा सकता था। और जो इवनिंग बैच का जो सवाल पूछा गया है, सवाल का स्टैंडर्ड क्या है? अगर आप साहित्य को अच्छे से समझते हो, साहित्य को समझने की शक्ति आप में है, तो फिर आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ सवालों को हम देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। हमारा फिर से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो गया है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे नेट, जीआरएफ, DSSB, नवोदय, केबीएस, तो आप क्लास ज्वाइन करके देख सकते हैं। 1 वीक का हमारा फ्री ट्रायल क्लास भी मिलता है। और मैं अपने छात्रों से कहना चाहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। दोस्तों, आज जो हम साहित्य की चर्चा करने जा रहे हैं, मैं हर बार की तरह चर्चा करता हूँ, उसका डेप्थ अध्ययन करता हूँ, फिर उस पे काम करता हूँ। तो कुछ सवाल को हम देखेंगे और देखेंगे कि इस सवाल को हम किस तरह सही बना सकते थे। तो आपके स्क्रीन पे मैं सवाल को ला रहा हूँ, जो अभी सवाल हुआ, एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2021 में। उन्हीं हिंदी साहित्य के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है। पहला ही सवाल जो है स्थापना और तर्क से है, यानी कथन और कारण से है। अभी कथन और कारण से। दोस्तों, ऐसे सवाल को हम कैसे बना सकते थे, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, मैं स्थापना और तर्क के सवाल को हर साल आपको समझाता हूं। अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल 100% सही होगा। जैसे स्थापना कह रहा है कि आप देख रहे हैं, कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। ये सही है या गलत है? दोस्तों, जब ये देख रहे हैं कि कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये इसलिए है कि कविता के द्वारा मानव का हृदय जो है प्योर होता है, शुद्ध होता है, मानव आगे की ओर बढ़ता है। बिल्कुल सही है। अब कारण को देखते हैं कि मनुष्य के हृदय की प्राकृत अवस्था कविता से ही संभव है। बिल्कुल, ये भी सही है, क्योंकि जो नेचुरल थिंग है, मानव के जो हृदय है, जो नेचुरल है, कहता है ना, मनुष्य के हृदय की जो नेचुरल अवस्था है, उसे हम कविता से ही आगे बढ़ाते। चूंकि देखिए, यहाँ पे सही होने का कारण और भी है, क्योंकि जो ऊपर कह रहा है कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है, उसी के संबंध में देखिए, जब अभी कथन के संबंध में भी कारण कहती है तो वो प्राय सही होता है, बल्कि उसका नेचुरल फॉर्म होना चाहिए। तो मनुष्य के हृदय की प्राकृत अवस्था कविता से संभव है, क्योंकि ऊपर के बारे में देखिए, कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है और इसी के बारे में आगे कह रही है कि मनुष्य के हृदय की प्राकृतिक अवस्था कविता से संभव है। यानी ऊपर जो स्थापना दिया है, उसी के संबंध में कारण भी कह रही है। इसीलिए ये दोनों सही है और इसका पहला ही आंसर ये होगा कि ये दोनों कथन सही है और इसकी यह सही व्याख्या है और इसकी सही व्याख्या है। दोस्तों, इस तरह से अगर संपूर्ण साहित्य को एक बार आप डेप्थ में पढ़ लेंगे तो सवाल किसी भी तरह का हो, आपसे सवाल जरूर बनेगा। और आप क्लास लेके देखिए, हम जो साहित्य करवा रहे हैं, बहुत ही डेप्थ में एक एक चीज को समझा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत इजी सवाल है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं।
इसको हमने पढ़ाया भी है। इसमें पूरा इतिहास को इन्होंने संयोया है, इतिहास से लेकर के दिखाया गया है मनुष्य के प्रवृत्ति को, कि मनुष्य का पहले प्रवृत्ति क्या था और किसी धीरे धीरे अस्त्र शस्त्रों की जो होड़ लगी उसके बाद प्रवृत्ति क्या है। तो कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध हजारी प्रसाद के किस निबंध संग्रह से है, तो वो है दोस्तों कल्पलता से। आप इसको निबंध संग्रह जब देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट सवाल था, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था। देखिए अब ये बड़ा मुर्दहिया, मैं तुलसी राम की 2 रचना आप लोग को पढ़ाया था, आपको शायद याद होगा। तुलसी राम की 2 रचना हमने पढ़ा था, एक मणिकर्णिका और एक मुर्दहिया। दोस्तों वही सवाल पूछ लिया है कि मुर्दहिया में नन्हकू पांडे किस कला में कुशल थे। देखिए जो मुर्दहिया है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका तुलसीराम जो जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं उनकी आत्मकथा है। तो यहाँ सिलेबस में आत्मकथा भी लगा हुआ है, तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आपको आत्मकथा पढ़ के जाना चाहिए, समझ के जाना चाहिए। अगर आप समझ के जाएंगे तो आपसे सवाल जरूर बनेगा। तो जो हम पिछले जो इस साल के क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं उनको एक बार जरूर देखिएगा, तो आपको समझ आएगा किस तरह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगर संपूर्ण साहित्य से जुड़ना चाहते हैं तो फ्री क्लास लेकर आप देखें। तो कहता है मुर्दहिया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे। तो भैया ननकू पांडे साहब जो थे ढोलक वादन करते थे, ढोलक बजाते थे ननकू भैया। तो ये जो ननकू भैया थे, ननकू पांडे जो थे ढोलक वादन करते थे। याद रखिएगा जो ननकू पांडे थे बड़ा फेमस है, ढोलक वादन में ये ननकू पांडे जो थे प्रवीण थे। इनको आप ध्यान रखिएगा, बड़ा मजेदार है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कम से कम 10-15 सवाल आज हम देखेंगे। मैं शुरू से ही ले रहा हूं सवाल को, जिससे कि जो मॉर्निंग इवनिंग बैच के बच्चे होंगे वो अपने क्वेश्चन को समझ सकते हैं किस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। दोस्तों तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों, जो आप पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होता है। तत्सम शब्द जो होता है ना वो संस्कृत निष्ठ शब्द होता है, ये हमने व्याकरण में पढ़ा है। कहता है कि कौन तत्सम शब्द नहीं है। एक चीज और एग्जाम में आप लोग जरूर देखें कि सवाल पूछ क्या रहा है, क्योंकि ये तो नहीं पूछ रहा है कि तत्सम शब्द है। ये जो नहीं वाला खेल है ना, यहाँ पे जरूर आप सबको ध्यान रखना होगा, नहीं तो सवाल यहां पूछ रहा है कौन नहीं है। इजी सवाल है, अग्नि भी है, भ्राता भी है, आज्ञा भी है, किसान नहीं। किसान नहीं है, देख के भी आप बता सकते हो कि इसमें किसान जो है दोस्तों नहीं है। ये आसान सवाल था कि तत्सम शब्द कौन नहीं है। ठीक है, तो किसान नहीं है। क्लास से जुड़िए, ये सब आपको टिप्स पे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा फेवर अभिज्ञान शब्द जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अभिज्ञान का संबंध दोस्तों किससे है। देखिए यहां पे बड़ा मतलब कि अगर सही से किसी चीज को पढ़ा होगा तो सवाल आपसे बन जाएगा। कहता है अभिज्ञान का संबंध किससे है। अब अभिज्ञान का संबंध अभिनय से तो होगा नहीं, अभिज्ञान अभिनय अलग पार्ट है, चरित्र से भी नहीं होगा, गीत से भी नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभिज्ञान का संबंध जो है वो कथानक से, अभिज्ञान का जो संबंध है वो कथानक से है, डायरेक्ट। देखिए आप देखेंगे सवाल इवनिंग बैच का थोड़ा इजी पूछा गया था। तो 2 तरह के सवाल है, एक डिस्क्रिप्टिव और एक ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको एक डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आपको मिलेंगे। तो अभिज्ञान संबंध का संबंध जो है आपको कथानक से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये ग्रिड वाला आंसर नहीं है सही। ये जो देख रहा है आंसर टी, ये जो बच्चों ने किया है वो है, जो मैं बता रहा हूं वो सवाल सही है। देखिए सवाल जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में पढ़ा है। आपने जिंदगी नामा उपन्यास पढ़ा है, मैं चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए जिंदगी नामा उपन्यास किसकी है।
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ज़िंदगी नामा उपन्यास किसकी है। वैसे मैंने पूरा क्लास में ज़िंदगी नामा उपन्यास को पढ़ाया है। ज़िंदगी नामा उपन्यास में दोस्तों किस तरह जो है कि किसानों मतलब कि पंजाब के किसानों के ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है 20वीं सदी के प्रथम 15 वर्षों में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नोट्स में देखेंगे तो शुरू में ही ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 20वीं सदी के प्रथम 15 वर्षों में किसानों के ग्रामीण जीवन का चित्रण है। तो मतलब कि अब जो पहला 100% हमारा सही है। देखो, बनाने का तरीका भी आपको आनी चाहिए कि पहला हमारा 100% सही है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में पहला किस किस में। पहला देखिए फर्स्ट में है और पहला दूसरा में है। तो अब जो है अब ऑटोमेटिक सा है कि अब बी पढ़ते हैं। महानगरवासी, देखिए महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन का चित्रण। बिल्कुल यहां महानगर का इसमें चित्रण नहीं है, मतलब बी कैंसिल हो गया था। अब जिस में बी है कैंसिल, तो इसमें बी है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अब आपको नहीं भी आता है तब भी पहला ऑप्शन मार के आ जाइए, आपको सही होगा। ये ट्रिक है। अब आगे भी पढ़ लेते हैं। परिनिष्ठ हिंदी को पंजाबी प्रयोगों में आक्रांत कर दिया गया है। बिल्कुल सही। विवाहत्तर संतान, इसके तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहले हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चल के भी हम ए पर आ सकते हैं। तो जीतने वाले अलग काम नहीं करता दोस्तों, हर काम को अलग तरीके से करता है। साहित्य को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ऊपर से ही जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में पूछ लिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। अब देखिए ध्रुव स्वामिनी के बारे में पूछा है। ये नहीं मैं पूछूंगा ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है। ध्रुव स्वामिनी दोस्तों नाटक है, जयशंकर प्रसाद के नाटक, फेमस नाटक है ध्रुव स्वामिनी। हमने जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाओं को कोडिंग से दोस्तों क्रम करवाया था, आपको याद होगा। ध्रुव स्वामिनी के बारे में पूछ लिया है। तो अब ध्रुव स्वामिनी के बारे में मैंने आपको पूरा बताया कि ध्रुव स्वामिनी में है क्या। आपने पढ़ा है ध्रुव स्वामिनी के संबंध में कि ध्रुव स्वामिनी में जो ध्रुव स्वामिनी नायिका है वो बड़ा सशक्त नायिका है। आपने पढ़ा है कि जो गुप्त वंश के राजा होता है वो क्या करता है कि अपनी पत्नी को जब शकों का आक्रमण होता है तो शकों के डर से जो है अपनी पत्नी को जो है शकों को देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन उनका छोटा भाई जो चंद्रगुप्त है, जो विक्रमादित्य भी कहलाता है, वो ये बात नहीं मानता है और ये खुद शकों के जो है शिविर में जाकर के शकों को मार करके ये मतलब बताता है। तो यहीं पे कहता है कि ध्रुव स्वामिनी के विषय क्या है कि इसमें देखिए कि कह रहे स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा। प्रेम में अपना सर्वोच्च निचार करने वाली स्त्रियां असहाय नहीं होती, ये भी नहीं होगा। स्त्री उपहार में देने की वस्तु, बड़ी छोटा है दोस्तों। और ये आप जब पढ़ेंगे ध्रुव स्वामिनी जरूर पढ़िए। नोट्स में भी लिखा हुआ है कि ये लाइन जो है ध्रुव स्वामिनी का है कि सी नंबर लाइन की, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपने पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। यही चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता के तहत ही वो जो है कि जो रामगुप्त थे, रामगुप्त जो बड़ा भाई था, उनको छोड़ के चंद्रगुप्त से, जो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त से बाद में ध्रुव स्वामिनी विवाह करती है। तो इसका सी और डी ऑप्शन होगा, मतलब कि तीसरा सही होगा। ये तभी बना सकते हैं दोस्तों जब आप ध्रुव स्वामिनी नाटक को लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, उसे समझने का प्रयास किए हैं। साहित्य को आप अच्छे से अगर समझे होंगे तो सवाल जरूर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कुछ सवाल को आज देखेंगे, कुछ सवाल को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने शुरू कर दिया है, पूरे को हम समझाने का प्रयास करेंगे किस तरह बनाया जा सकता है। बहुत इजी सवाल पढ़ा है, जिसने क्लास लिया होगा उससे जो है 5 सेकंड के अंदर ये सवाल बना होगा जो मेरे पास बना होगा। पूरे को हमने जो है कोडिंग से बताया है। कुछ नाटक जो है
3 नाटक जो है मोहन राकेश का है, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे हानुश जो है भीष्म शाहनी के नाटक है। इसका हमने कोडिंग बताया है। तो दोस्तों आप इसका क्रम जो है मुझे मैसेज के थ्रू यूट्यूब पर बताएंगे कि इसका क्रम क्या होगा रचना के अनुसार। आपसे ये सवाल 5 सेकंड में बनना चाहिए। वैसे मैं इसका सी बता देता हूं, इसका आंसर सी होगा, लेकिन इसको आपको बताना है। बहुत इजी सवाल है। इतना इजी सवाल पूछने लगे तो 100 में 100 बना के आ जाओगे, लेकिन इजी सवाल इतना नहीं रहता है। देखो इतना फेमस सवाल नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास के पात्र नहीं है। दोस्तों तमस पढ़े हो उपन्यास, भीष्म शाहनी के फेमस उपन्यास तमस है, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है। तमस किस तरह से भारत विभाजन के बाद दंगे होते हैं, उन्हीं दंगे की कहानी है। इसमें हमने आपको तमस उपन्यास में पढ़ाया था नथुराम के बारे में, जो नथुराम चमार है, जो सुअर को मारता है। कितनी भयावह स्थिति होती है दोस्तों। ये उपन्यास पढ़ने से रोए रोए खड़े हो जाते हैं। तमस है। रिचर्ड है जो डिप्टी कमिश्नर है, आपको सुना होगा, रिचर्ड्स डिप्टी कमिश्नर है रिचर्ड्स। और हयात बख्श है तमस के पात्र। ये तीनों हैं। जो पात्र नहीं है वो है रत्तो। रत्तो की कहीं चर्चा मैंने नहीं किया था, तो बहुत इजी सवाल था रत्तो के बारे में। तो ये आप बना सकते हैं कि पहला सही नहीं है। पहला सही नहीं है। इसमें कौन सही नहीं है? तो पहला आंसर होगा, इसमें पहला आंसर होगा पहला। तमस उपन्यास के कोई पात्र नहीं है, रत्तो नहीं है, रिसर्च भी है, नत्तू भी है और हयात बख्श भी है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखो कितना बढ़िया है। हम नागमती वियोग खंड पूरे पढ़े हैं दोस्तों, क्लास में भी आपको पढ़ाया है, तो इसमें गलती की बिल्कुल संभावना नहीं है। नागमती वियोग खंड में मुझे मैसेज करके बनाना मजा आया था कि नहीं पढ़ने में। जो हमारे स्टूडेंट हो, जो नए हो, वो क्लास से जुड़ के फिर से पढ़ सकते हो। नागमती वियोग खंड में हमने कहा था कि 12 महीने में 12 तरीके से प्यार जताऊंगी रे, मतलब विरह जताऊंगी रे। तो 12 महीने की जो है विरह दशा की इसमें चर्चा है। 12 मासा शैली में लिखा गया है। मतलब पहला देखो, बनाने की टेक्निक आप सीखिए कि नागमती वियोग खंड के संबंध में सही खंड से संबंधित तथ्य क्या। तो इसमें है कि यह 12 मासा शैली में लिखा गया, ये तो बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे, टेक्निक समझिए। अब हम देखेंगे कि इसमें ए किस किस में है। अरे भैया ए 3 में है, तो ये तो होगा नहीं चौथा। ए इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। अब हमारे पास 3 ऑप्शन। दूसरा देखिए, 12 मासा की शुरुआत जैसी ने की थी। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है दोस्तों। 12 मासा का इससे भी पहले विशल देवराशों में भी 12 मासा का वर्णन मिलता है। अभी ही कल ही हमने पढ़ाया है, नोट्स पलट के देखना दोस्तों। तो बी तो गलत होगा। 12 मासा की शुरुआत जैसी से नहीं होती है, बल्कि उससे पहले से होती है। अब देखते हैं बी ऑप्शन किस किस में है, वो गलत हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखते, जायसी ने जेठ अषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया। बिल्कुल गलत है दोस्तों। 12 महीने का ही उल्लेख है, 13 महीने का उल्लेख नहीं है। इसीलिए तो 12 मासा ऐसे वर्णन करते हैं, 12 महीने में 12 तरीके से विरह करते हैं। क्लियर है? अंतिम देखते हैं, नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। बिल्कुल सही है। नागमती विरह पलट के देखिए, हमारे नोट्स पलट के देखिए, उसमें सारा चीज दिया गया है कि नागमती के आंसुओं से, नागमती जो 12 महीने में 12 तरीके से जो विरह करती है, लगता है कि उनके विरह में सारी सृष्टि जो है भीगी हुई जान पड़ती है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 होगा। गलत करने की कोई संभावना नहीं है। बहुत इजी सवाल था। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अंतिम सवाल ले रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में सवाल लेंगे। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा बड़ा वीडियो को देखना। अगला सवाल है, बड़ा मज़ेदार सवाल है दोस्तों। सवाल तो इतना अच्छा पूछा गया है कि बस समझने की जरूरत थी। आपको साहित्य को और आपसे जीआरएफ कोई नहीं ले सकता है। नेट तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कहता है कि ये अभिकथन है, कहता है कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। आपने कल्पना सिद्धांत पढ़ा है। कल्पना सिद्धांत कॉलरीज का हमने पढ़ाया था, याद कीजिए यूनिट 3।
और यूनिट 3 में कल्पना सिद्धांत को याद कीजिए। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है दोस्तों, बिल्कुल सही है, 100% सही है। इसको ही तो समझना है यूनिट 3 के पार्ट में, और नोट्स पलट के देखिए। जो नहीं अभी तक इसको सही कर पा रहे, जरूर क्लास से ज्वाइन कीजिए। कहता है क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है, बिल्कुल साध्य नहीं है, ये गलत है दोस्तों, बिल्कुल साध्य नहीं है, साधन है, साधन है। कल्पना साधन होता है, कल्पना के द्वारा किसी भगवान को हम याद करते हैं, ये साध्य नहीं होता, भगवान साध्य होता है। कल्पना जो है ये कहता है कि साध्य है, बिल्कुल गलत है, साधन होता तो सही हो जाता, तो ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमने लगभग जो है 10-15 क्वेश्चन को देखा। अगले क्लास में और भी हम देखेंगे, और भी हम देखने का प्रयास करेंगे, आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह सवाल को बनाया जा सकता है। उन सवालों को आपको आसान भाषा में बताएंगे, तो ज़रूर वीडियो को देखें, समझें, और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। हम अपने छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप क्लास ले रहे हैं अभी, तो अपने क्लास के एक्सपीरियंस को ज़रूर कमेंट करें। हम किस तरह पढ़ाते हैं, कितने डेप्थ में सवाल को बताते हैं, इनको ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे जिन्हें नए रास्ता अभी तक नहीं मिल पा रहा है, वो भी नए रास्ता की तलाश में जुटे हुए हैं, तो उनको भी क्लास के लिए बोलें। धन्यवाद। फिर से हम नए क्लास में आपको नई चीज़ें बताएंगे, आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे कि और भी सवाल किस तरह पूछे गए हैं। धन्यवाद।